हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको वेयरवुल्व्स को देखे जाने की कुछ अजीब घटनाएं बताने वाला हूँ। ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये घटनाएं पसंद आएंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरी सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। घटनाएं चालू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स। ये पहली घटना माइकल नाम के एक लड़के के साथ घटी थी। जब उसके साथ ये घटना घटी थी तो उसकी उम्र करीब 15 साल की थी। और अब आगे की घटना मैं आपको माइकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम माइकल है। ये घटना 2003 की है। मेरी बहन थी जिसका नाम जूडी था। जूडी मुझसे 2 साल छोटी थी। हमारे मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया था, इसलिए वो लोग अलग अलग रहते थे। हम नॉर्थ पेंसिल्वेनिया की तरफ रहते थे जहां पर हमारे डैड का एक फार्म हाउस था। पहले हम लोग डैड के साथ उसी फार्म हाउस पे रहते थे, लेकिन फिर उन दोनों का डाइवोर्स हो जाने के बाद मॉम अपने मॉम डैड के घर पे शिफ्ट हो गई और हम उन्हीं के साथ रहते थे। लेकिन हम महीने में 2 से 3 बार डैड के फार्म हाउस पे जाया करते थे। उनका फार्म हाउस बहुत बड़ा था और वो पूरे फार्म हाउस पे अकेले ही रहते थे। वहाँ पर 1-2 एम्प्लॉयज़ भी थे जो काम करते थे। उनके फार्म हाउस पे कई ढेर सारे जानवर थे जिनकी वो देखभाल किया करते थे और उनसे उन्हें अच्छा प्रॉफिट भी होता था। ढेर सारी गाय जिनका दूध बेच के वो अच्छा प्रॉफिट कमाते थे, और ढेर सारे चिकन्स और भी कई जानवर जैसे घोड़े और कुछ पिग्स भी जो वो पाल के रखते थे। जब हम उस दिन डैड के पास पहुंचे तो वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। उन्हें मुझसे और जूडी से बात करने का ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला। जब हम डैड के पास गए तो उनका बहुत ढेर सारा पेपर वर्क भी था जो कि कंप्लीट करना था। कुछ चीज़ों को सेट भी करना था। तो मैं और जूडी जब डैड के ऑफिस में गए तो हमने उनसे बात की। हमने उनसे पूछा कि हम आपकी किसी तरह की हेल्प कर सकते हैं क्या। उन्होंने कहा ये जूडी के बस की बात नहीं है, जूडी तुम बाहर चली जाओ। और मैं और डैड वहीं पे उनके ऑफिस का काम करने लगे। जूडी बाहर गाय के एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रही थी जो अभी कुछ दिन पहले ही पैदा हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था। जैसा कि मैंने बताया कि डैड का फार्म हाउस बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उनके ऑफिस के सामने 2-3 फार्म हाउस थे जो कि उनके ऑफिस से कनेक्टेड थे। बड़े बड़े कॉरिडोर्स थे। उन्हीं कॉरिडोर्स में रात में सारे जानवर रहते थे। उनकी फीडिंग करने के बाद आमतौर पे जो डैड के एम्प्लॉयज़ थे वो 6 से 7 बजे के बाद चले जाते थे और उसके बाद डैड ही जानवरों का पूरा देखभाल किया करते थे। वो अकेले ये सब कैसे मैनेज करते थे मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। बड़े होके मुझे भी लगता था कि मैं भी अपने डैड जैसा ही बनूंगा। जूडी जिस गाय के छोटे से बच्चे के साथ खेल रही थी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। डैड ने जूडी से बोला कि वो उसको ज़्यादा परेशान न करे और वहीं पे उसकी माँ के पास उसको छोड़ दे। तो जूडी ने वैसा ही किया। वो ऑफिस में आई, तभी डैड के एक पुराने रिसीवर फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन उठाया और बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगे। क्या हुआ था और वो किस पे चिल्लाए मुझे नहीं पता था। बाद में शायद मुझे ये पता चला था कि उनका कोई पेमेंट नहीं आया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे और वो उसी वक्त उस आदमी से मिलना चाह रहे थे जिसको पेमेंट देनी थी। डैड ने अपनी पुरानी कैरी ट्रक स्टार्ट की और वो जाने लगे। जूडी भी उनके साथ जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन डैड ने जूडी को वहीं पर रुकने के लिए बोला। वो जिद करने लगी, तो मैंने डैड से कहा कि वो जूडी को लेकर चले जाए और मैं यहाँ पर बचा हुआ बाकी पेपर वर्क कर लूँगा। डैड ने भी कहा ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि 6 बजे तक सारे एम्प्लॉयज़ चले जाएंगे, उसके बाद 7 बजे तक मैं जानवरों को खाना दे दूँ। रात होने से पहले डैड वापस आ जाएंगे। मैंने उनसे कहा ठीक है और फिर मैं अपने काम पे लग गया। काम बहुत ही ज़्यादा था। मुझे पता भी नहीं चला कि दोपहर से कब शाम हो गई। उनके कुछ एम्प्लॉयज़ आए थे मुझे बताने के लिए कि वो जा रहे हैं और मैं काम पे इतना बिजी था कि मैंने उन्हें बिना देखे जाने के लिए भी बोल दिया था। जानवरों को खाना भी देना था, लेकिन काम की वजह से मुझे कुछ भी ध्यान नहीं आया। धीरे धीरे रात होती गई। ठंड का मौसम था। सुबह भी देर से होती थी। सूरज की रोशनी भी सुबह फार्म हाउस में बहुत देर से गिरती थी,
क्योंकि कोहरे के पीछे सब कुछ ढल जाता था और रात भी बहुत जल्दी हो जाती थी। कह सकते थे कि सूरज की रोशनी कुछ ही घंटों के लिए फार्म हाउस के ऊपर पड़ती थी। 5 बजे के बाद अंधेरा इतनी तेजी से बढ़ जाता था कि पता भी नहीं चलता था कि कब रात हो गई है। उस वक्त भी काफी ज्यादा अंधेरा था। शाम के 7 बज गए थे। काम मैंने 7 बजे तक खत्म कर लिया था और फिर बस थोड़ी देर रिलैक्स करने लगा। जानवरों को खाना देने के लिए मैं भूल भी गया। मैंने बस कुछ देर के लिए आंखें बंद की थी। मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अचानक से मुझे उन छोटे छोटे पिगलेट्स की और गाय की आवाजें आने लगी। वो लोग काफी ज्यादा भूखी थी। उनकी आवाज पूरे फार्म हाउस पे गूंज रही थी। मैंने जानवरों को खाना भी नहीं दिया था। मेरी आंखें खुलते ही मैं तुरंत शॉक्ड हो गया था। मैंने देखा तो उस वक्त घड़ी में शाम के 8 बज रहे थे। काफी ज्यादा लेट हो गया था। डैड ने मुझे उन्हें 7 बजे तक खाना देने के लिए बोला था। मैं तुरंत भागते हुए स्टोर रूम में गया और सारे जानवरों का खाना निकालने लगा। एक एक करके मैं उन सबका खाना निकाल ही रहा था और अपने हाथ में लेकर जा रहा था। तभी पापा के ऑफिस में जो खिड़की थी उसके साइड से मैंने एक परछाई को निकलते हुए देखा। वो एकदम मेरे बराबर से निकली थी। मेरी तभी उधर नजर गई। वहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने उसे देखा था, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं तुरंत सारे चिकन्स के यार्ड में गया था और उनको दाने डालने लगा था। जैसा कि मैंने बताया कि पापा के ऑफिस से सारे कॉरिडोर्स जुड़े हुए हैं, तो मुझे हर कॉरिडोर में जाने के लिए पापा के ऑफिस से गुजरना पड़ता था और सारे कॉरिडोर्स की खिड़कियां खुली हुई थी। उनमें कोई कर्टन भी नहीं था और ना ही वो इतनी मजबूत थी, बस वो नॉर्मली बंद हो जाती थी। जब मैं चिकन्स को सारा खाना डाल के पिग्स वाले कॉरिडोर के अंदर जा रहा था, तभी मैंने गायों के शेल्टर के अंदर किसी को खड़ा देखा। उसका शरीर एक इंसान जैसा था। वो काफी ज्यादा लंबा था और अंदर की तरफ ही झांक रहा था। उसकी हाइट मेरे से भी ज्यादा बड़ी थी और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं देख के डर गया था। उसका चेहरा हूबहू एक लोमड़ी जैसा था या एक कुत्ते जैसा, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं थोड़ा सा और आगे गया और खिड़की के पास देखा तो मुझे नजर आया कि वो कोई और नहीं, एक लोमड़ी था जो कि इंसानी शरीर में था। हाथ पैर मजबूत, पूरे शरीर पे बाल निकला हुआ था और उसके पंजे लंबे और तगड़े थे। उसे देख के मैं एकदम डर गया था। वो गायों के शेल्टर के अंदर ही झांक रहा था। तभी वो जो छोटे छोटे पिग्स थे उन्होंने मुझे कॉरिडोर के पास देख लिया था। वो लोग बहुत ज्यादा भूखे थे। मुझे देख के वो लोग और तेज आवाज निकालने लगे। उन्हें लगा कि शायद मैं उनके पास ही आ रहा हूं। उनकी आवाज सुन के वो क्रीचर तुरंत इधर देखने लगा। उसके कान खड़े हो गए थे। वो जान गया था कि यहाँ पर और कोई भी लोग हैं। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने तुरंत उस खाने को वहीं पर ही रख दिया और जाके खिड़की के पीछे छुप गया। उसके पीछे से मुझे साफ साफ वो क्रीचर दिखाई दे रहा था। वो भागते हुए उसी आवाज की तरफ आया जहां पर वो ढेर सारे सुअर के छोटे छोटे बच्चे थे और वहीं पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। इतनी शांति से उसे देख के मैं डर गया था। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी, उसके मुंह से भाप निकल रहा था। ठंड बहुत ज्यादा थी। उसकी सांस लेने की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा तेज थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और उसको देख के मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उसे मेरे वहां पर होने का पता चल गया है। ऑफिस की सारी खिड़कियां खुली हुई थी और कॉरिडोर के दरवाजे भी मैंने बंद नहीं किए थे। मुझे बस यही डर लग रहा था कि ऐसा ना हो वो कॉरिडोर के रास्ते ऑफिस में चला आए और मैं उसे मिल जाऊं। और ऐसा ही हुआ। वो कुछ कॉरिडोर के रास्ते तक आया भी, लेकिन वहां से आके वो वापस लौट गया। क्यों लौटा इसका मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब वो अंदर आ रहा था तो मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। और जैसे ही वो कॉरिडोर से बाहर निकला, मैं तुरंत पापा के ऑफिस की तरफ जाके उनका फोन उठाया। मैंने सोचा कि मैं तुरंत उन्हें फोन करके बुला लूं, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि वो गए कहां पर थे। मैं उनके ऑफिस के टेबल के नीचे ही बैठ गया और उस क्रीचर के जाने का इंतजार करने लगा। तभी मुझे अचानक से आवाज आई कि वो किसी चीज को तोड़ रहा है। वो किसी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था और वो दरवाजा कोई और नहीं, वही दरवाजा था जहां पर सारी गायें बंधी हुई थी। वो उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा था और मैं डेस्क के पीछे से उसे देख रहा था, लेकिन डर की वजह से मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं दोबारा डेस्क के पीछे छुप गया और बस उसके जाने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वो सारी आवाजें आना बंद हो गई और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैं उसी डेस्क के पीछे छुपा रहा। करीबन आधे घंटे बाद मुझे गाड़ी की आवाज आई। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि पापा की थी। मैं जान चुका था कि वो आ गए थे, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत उनके ऑफिस के बाहर निकलने की नहीं हुई। मैं उन्हीं के डेस्क के पीछे ही छुपा हुआ था।
तभी कुछ देर बाद भागते हुए जूडी कमरे में आई और उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ। वो जान गई थी कि मैं डेस्क के पीछे छुपा हुआ था और जैसे ही वो आई मैं तुरंत उसके गले लग गया। मेरे गले लगते ही तुरंत पापा वहाँ पर आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने जानवरों को खाना क्यों नहीं दिया। मैं कुछ बता नहीं पाया। डर की वजह से मैंने उन्हें गले लगा लिया और उन्होंने मुझसे लगातार पूछा कि आखिर मुझे हुआ क्या है। मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई। मैंने उन्हें उस क्रीचर के बारे में बताया जिसको मैंने देखा था। वो पहले मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर उनकी नज़र गाय के उस शेल्टर की तरफ गई जहाँ पर वो घुसने की कोशिश कर रहा था। जब वो भाग के वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि गाय का वो छोटा बच्चा गायब है जिसके साथ सुबह जूडी खेल रही थी। उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला और उन्हें वहाँ पर उस क्रीचर के पंजों के निशान मिले। मैंने उन्हें बताया कि वो कैसा दिखता था। शायद पापा कुछ जान गए थे लेकिन वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने मुझे और जूडी को तुरंत गाड़ी में बैठाया और फार्म हाउस से बाहर लेकर गए। रातों रात उन्होंने हमें मम्मी के पास छोड़ा और दोबारा फार्म हाउस पे आ गए। कुछ बात थी जो वो बताना नहीं चाह रहे थे। इस बात को 20 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। फिर हमारी डैड की दोबारा बात हुई। मैंने डैड से बोला कि हम फार्म हाउस पे आना चाह रहे थे। डैड ने बोला कि तुम आ जाओ लेकिन रात होने के बाद फार्म हाउस से निकलना मना है। मैंने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों, तो उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसके बारे में उन्होंने कभी मुझसे बात भी नहीं की। जब 20 दिन बाद मैं और जूडी दोबारा डैड के फार्म हाउस पे गए तो वहाँ का सब कुछ बदला हुआ था। वो सारे फार्म हाउस के दरवाजे अब लोहे के बन चुके थे। खिड़कियों को लोहे से कवर कर दिया गया था और सब कुछ इतना मजबूत कर दिया गया था कि शायद 3-4 लोग भी मिलकर उसे ना तोड़ पाए। मैंने डैड से लगातार पूछने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया। जूडी ने डैड से उस छोटे गाय के बच्चे के बारे में पूछा। डैड के पास उसका कोई भी जवाब नहीं था और उन्होंने हमसे बोला कि हम इसके बारे में उनसे फिर कभी बात ना करें। कुछ साल बाद डैड की मौत हो गई। उनको कैंसर हो गया था और यह राज मैं कभी भी जान नहीं पाया कि आखिर वहां पर उस रात में वो क्रीचर था कौन और वो गाय के बच्चे को आखिर लेकर कहां चला गया। तो दोस्तों ये थी वेयरवुल्फ को देखे जाने की पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूं। ये दूसरी घटना एडवर्ड नाम के एक आदमी के साथ घटी थी जो कि एक शिकारी था। और अब आगे की घटना मैं आपको एडवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। यह घटना काफी ज्यादा पुरानी है। ओहायो के माउंटेन्स के पास बड़े बड़े जंगल थे जहां पर कुछ छोटे कस्बे के लोग रहते थे। वहीं से ही उनका गुजारा चलता था। वहां के जंगलों की लकड़ियां काट के उन्हें वो लोग बेचा करते थे। मेरा नाम एडवर्ड है और मेरे साथ ये बहुत ही अजीब घटना घटी। वहां पर एक जंगली भालू था जो अक्सर वहां के बच्चों को उठा के ले जाता था। जानवरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता था और वहां के कस्बे वालों को उसने बहुत ज्यादा तंग करके रखा था। कोई भी लोग उसे मार नहीं पा रहे थे। मैं एक प्रोफेशनल शिकारी था तो उस वक्त मुझे उस भालू को मारने के लिए बुलाया गया। दरअसल वो पागल हो गया था इसलिए उसे मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी था जिसके लिए मुझे बुलाया गया। मेरे साथ मेरा एक और दोस्त था, उसका नाम ड्रेवन था। हम दोनों लोगों को उस भालू का शिकार करना था। हमने इससे पहले बहुत से ऐसे जंगली जानवरों का शिकार किया है जिन्होंने शहर में आतंक मचाया हुआ है या जिनकी वजह से लोगों की मौत हो गई थी। हमें उसके बारे में पूरी लोकेशन पता चल गई थी लेकिन जिस जंगल में हमें उसे मारने जाना था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। तो मैंने और ड्रेवन ने यह फैसला किया कि हम लोग अलग अलग हो जाएंगे और जहां जहां पर उसको देखे जाने के मेन स्पॉट है वहीं पर जाके उसको खत्म करेंगे। हम लोगों ने यही प्लान बनाया और फिर दिन के वक्त निकल गए थे। उस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे। ड्रेवन अपने रास्ते चला गया था और मैं अपने रास्ते। हालांकि हम दोनों वॉकी टॉकी से कनेक्टेड थे लेकिन फिर भी हमने अपनी वॉकी टॉकी की वॉल्यूम बहुत धीमे करके रखे थे। कहीं उसकी आवाज उस भालू को अगर सुनाई दे गई तो वो हमें मार डालेगा। उस समय वहां पर बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। ठंड की वजह से मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। जंगल के बीचों बीच में मैं पहुंच चुका था। मैं लगातार ड्रेवन से कनेक्टेड था और वो भी जंगल के एक बीच के हिस्से में ही पहुंचा था। मेरी उसकी दूरी ज्यादा नहीं थी लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे कि अगर किसी के ऊपर कोई भी खतरा हुआ तो हम लोग एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे। जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद हमने काफी देर तक उस भालू का इंतजार किया लेकिन वो हमें नहीं दिखा। उसके पांव के कुछ निशान भी दिखे और उसके कुछ टूटे हुए बाल भी।
जिससे मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि वो यहीं पर ही है। तभी मुझे वहां पर एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया जिसके पीछे चढ़ने का रास्ता था। मैंने सोचा कि अगर मैं उस पेड़ पर चढ़ जाऊंगा तो मुझे ऊपर से एक अच्छा लोकेशन मिल जाएगा। मुझे जहां भी वो भालू दिखेगा मैं उसे मार दूंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। ऊपर के हिस्से से मुझे जंगल ठीक से दिखाई भी देता और मेरा निशाना भी एकदम सही लगता। इसलिए मैं किसी तरह ऊपर चढ़ गया। वो पेड़ काफी ज्यादा बड़ा था। मुझे पहले भी पेड़ पर चढ़ने की आदत थी। मैं अपने गन्स लेके उस पेड़ पर चढ़ा और वहीं पर बैठ के मैं उस भालू का इंतजार करने लगा। मेरे गन पर लगी हुई स्कोप का रेंज बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं 1 किलोमीटर तक बहुत आराम से देख सकता था। उस घने जंगल में मैं उस भालू को अगर कहीं भी 1 किलोमीटर के अंदर स्पॉट करता तो मैं उसे मार देता। और ये सारी डिटेल मैं अपने दोस्त को भी दे रहा था। उसने सब कुछ चेक किया और उसको पता चल गया कि जिस एरिया में वो था वहाँ पर भालू के होने का कोई भी निशान नहीं था। तो मैंने उसे अपने पास ही बुला लिया। लेकिन मैंने उसे ये भी कहा कि वो बहुत संभल कर आए, क्योंकि वो भालू जान चुका है कि हम लोग वहाँ पर हैं और वो कहीं पर छुपा हुआ है। अभी तक मैं यही अनुमान लगा रहा था। मैं करीबन 1 घंटे तक उसी पेड़ पर बैठा रहा और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। लेकिन मेरा इंतजार काम आया। उस भालू को मैंने निकलते हुए देखा। वो मुझसे कुछ ही दूरी पर था, लेकिन वो मुझे कहीं भी देख नहीं पाता। वो कुछ सूंघ रहा था। शायद उसको मेरे वहां पर होने का पता चल गया था, इसलिए वो मेरी गंध सूंघते हुए मेरी ही तरफ आ रहा था। वो भूखा था। उसकी चलने की रफ्तार से और उसके सांस लेने की घुर्राहट से मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि वो मुझे ढूंढ रहा है ताकि वो मुझे मार सके। वो मुझसे करीबन 30 से 35 यार्ड की दूरी पर था और धीरे धीरे उसी पेड़ की तरफ आ रहा था जिधर मैं था। मैंने वॉकी टॉकी से एडविन को सारी चीज इन्फॉर्म कर दी थी। मैंने उससे कुछ देर वहीं पर रुकने के लिए बोला ताकि अगर वो यहां पर आए तो उस भालू को उसके कदमों के निशान न मिले। मैं चुपचाप उस पर निशाना लगा रहा था, बस गोली चलाने ही वाला था। तभी मैंने ऐसी चीज देखी जिसको देख के मैं हैरान हो गया। मेरी आंखों के सामने उस भालू को किसी बड़े से क्रीचर ने धक्का मारा और वो उसे एक पेड़ के पीछे लेकर चला गया। वो क्रीचर और वो भालू पूरी तरीके से लड़ रहे थे। वो क्रीचर देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। नुकीले कान और नुकीले दांत। उसकी चिल्लाने की आवाज काफी ज्यादा जोर से आ रही थी। उस क्रीचर का साइज भालू से थोड़ा सा बड़ा था। पैर एकदम पतले, जैसे किसी लोमड़ी के या फिर किसी कुत्ते के होते हो। शरीर एकदम बड़ा सा, पूरे शरीर पर बाल निकले हुए थे। और मेरी आंखों के सामने ही उस क्रीचर ने उस भालू को बीच से फाड़ दिया, 2 हिस्सों में। उसको उसके हिस्से करने में 1 सेकंड भी नहीं लगे। ऐसा दृश्य मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार देखा था। वॉकी टॉकी से लगातार एडविन मुझसे वहां की स्टेटस पूछ रहा था और मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था। मेरे हाथ पैर पूरी तरीके से जम गए थे। मैं लगातार अपनी गन के स्कोप से उस क्रीचर को देख रहा था जो कि उस भालू के शरीर के हिस्से को खा रहा था। इतना भयानक, वो कोई और नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ था। मैं उसको जान चुका था। उस भालू को मारने के बाद उसने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंजी और शायद एडविन तक भी उसकी वो आवाज गई थी। मैं उसे वहीं पर बैठा देख रहा था। पता नहीं कैसे उसने तुरंत मेरी तरफ देख लिया। वो मेरी बंदूक के स्कोप के अंदर ही देख रहा था और मैं उसे। उसकी आंखें एकदम पीली थी, मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं चाहता तो एक गन शॉट लेके उसके सर पे वार कर सकता था, लेकिन डर की वजह से मेरे हाथ पैर एकदम जम गए थे। वो कुछ देर मेरी तरफ बढ़ा भी, लेकिन फिर वो अचानक से रुक गया। वो उस भालू के मरे हुए शरीर को देखने लगा था। वो एक बार उसे देख रहा था और दूसरी बार मुझे। उसके नुकीले दांत मुझे आज भी याद हैं। उसने उन्हें और खोल दिया था और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे खाने की कोशिश में है। मैं एकदम डर गया था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ना मुझे नहीं लग रहा था कोई बड़ी बात होती, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया। वो बस कुछ देर के लिए मुझे देख रहा था और मैं उसे। हम दोनों जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। उसने तुरंत भालू के उस मरे हुए शरीर को उठाया और उसको लेके जंगल के अंदर भाग गया। वो भालू का शरीर बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उस वेयरवुल्फ का शरीर उससे भी बड़ा। वो उस भालू के शरीर को उठा के इतनी रफ्तार में भागा कि मैं कुछ समझ भी नहीं पाया। और ये पूरा हादसा सिर्फ 2 मिनट का था। इस 2 मिनट के हादसे में मैंने अपनी मौत अपने सामने देखी थी, लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा था। मैं वहीं पे कुछ देर तक बैठा रहा। एडविन का लगातार मेरे पास वॉकी टॉकी पर मैसेज आ रहा था और मैं उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। उसको लगा कि शायद मैं किसी खतरे में हूं। मैंने उसे पहले ही अपनी लोकेशन दे दी थी।
इसलिए वो कुछ देर में मेरे पास आया। उसने देखा कि मैं उसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ हूँ, अभी भी उसी पोजीशन में अपने स्नाइपर को लेके, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हिला। एडविन ने मुझसे पूछा कि आखिर क्या हुआ, तुम नीचे क्यों नहीं उतर रहे हो। जब उसने मेरा चेहरा देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो समझ गया था कि मेरे साथ कोई हादसा हुआ है। उसने मुझे नीचे उतरने के लिए बोला। मैं नीचे उतर रहा था, लेकिन उस समय मेरे हाथ पैर में एकदम जान नहीं थी। डर की वजह से जैसा लग रहा था कि मेरे पूरे शरीर की ताकत गायब हो गई है, और मैं चुपचाप उतर के एडविन से बात कर रहा था। उसने मुझसे लगातार पूछा, पर मैं कुछ भी बता नहीं पा रहा था। मैंने उसे यहाँ से तुरंत चलने के लिए बोला। चलते वक्त मैंने उसे सारी बातें बताई। एडमिन को भी उसके दहाड़ने की आवाज़ आई थी। वो लोमड़ियों जैसे दहाड़ रहा था। वो एक वेयरवुल्फ था। उसके बाद हम उस जंगल से बाहर निकले। सब हमारी ही राह देख रहे थे। हमने किसी को भी उस वेयरवुल्फ के बारे में नहीं बताया। और जब किसी ने हमसे पूछा कि उस भालू का क्या हुआ, तो हमने बताया कि वो भालू हमें मिला नहीं और हमें उसका शिकार नहीं कर पाए। फिर हम वहाँ से चले गए थे। वहाँ के कस्बे वालों ने हमें 2-3 वहाँ पर जाने के लिए और बोला, लेकिन डर की वजह से मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, और मेरी वजह से एडविन भी नहीं, क्योंकि हम दोनों ने उस वेयरवुल्फ की आवाज़ सुनी थी और मैंने तो उसे देखा भी था। लेकिन उसके बारे में हम लोगों ने उन कस्बे वालों को नहीं बताया, वरना वो लोग और ज़्यादा डर जाते। बस मैंने उन्हें इतना बोला कि इस जानवर का खौफ इस जंगल में बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है, और कोशिश करके भी कोई उस जंगल के अंदर रात के अंधेरे में ना जाए, और जाए भी तो 2-3 लोगों के ग्रुप में जाए, क्योंकि वो जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, ये थी वेयरवुल्फ को देखे जाने की दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना रेची नाम के एक आदमी के साथ घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आपको रेची के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रेची है। ये बहुत छोटी सी घटना थी। ये मेरा कोई वहम नहीं था। मैं और मार्था, हम दोनों लोग एक घर देखने के लिए जा रहे थे। हमें शिफ्ट करना था। हम ओल्ड वैली में रहते थे और ये नया घर न्यू वैली में था। ओल्ड वैली से न्यू वैली का रास्ता करीबन 10 से 15 किलोमीटर का था। वो एरिया जहाँ पर न्यू वैली बनी हुई थी वो थोड़ा जंगल का इलाका था। वहाँ पर लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे थे। अभी ज़्यादा घर नहीं बिके थे। जहाँ पर हम रहते थे वो एक किराए का घर था। हमारी बहुत दिनों से प्लानिंग थी कि अब हम अपना घर खरीदें। मैंने अपनी सारी सेविंग्स उसी घर को खरीदने में लगा दी, और फिर हम लोग वहीं पर जाने वाले थे। हमारा सारा सामान शिफ्ट हो गया। जो पुराने घर में हम रहते थे वहाँ के कुछ फाइनल पेपर वर्क बाकी थे। उसी पेपर वर्क को ख़त्म करके हम दोनों नए घर की तरफ जा रहे थे। उस रात काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। मैं गाड़ी चला रहा था और मार्था सो रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। दिन भर के काम से हम दोनों बहुत थके हुए थे, और अभी नए घर पे जाके सब कुछ सेटअप भी करना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उससे बोला कि तुम आराम करो, और मैं उस रास्ते पे गाड़ी चला रहा था जो कि न्यू हिल्स की तरफ जा रहा था। उस रास्ते में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। रोड काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न वाली थी। बारिश भी लगभग हो रही थी और दोनों तरफ पेड़ और झाड़ थे। उसी रास्ते में मैं गाड़ी चला रहा था। मुझे सिर्फ उतनी ही रोड दिखाई दे रही थी जितने में मेरी कार की लाइट जा रही थी। गाड़ी उतनी स्पीड में नहीं थी क्योंकि बार बार टर्न्स आ रहे थे और मुझे गाड़ी को बहुत ही धीमे चलाना पड़ रहा था। बारिश की वजह से थोड़ी बहुत बिजली भी कड़क रही थी और मौसम बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मार्था काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में थी क्योंकि वो थकी हुई थी। तभी मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के पीछे कोई भाग रहा है। मेरी अचानक से नज़र उस पर गई। वो एक वेयरवुल्फ था। उसकी भागने की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। बिजलियाँ कड़क रही थी और मेरी गाड़ी की टेल लाइट की रोशनी से मैं उसका चेहरा देख सकता था, जो कि मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था। उसके शरीर पे काफ़ी बाल थे और उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि वो मेरी गाड़ी के पास भी पहुंच गया था। दरवाजे से बस कुछ ही दूरी पर था और बार बार अपने पंजे को मेरी गाड़ी पर मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसको देखते ही मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और तेज़ चलाने लगा। मैं चाहता तो उसको गाड़ी से लड़ा के पीछे भी गिरा सकता था, लेकिन इससे मार्था उठ जाती और वो डर जाती। मैंने गाड़ी की रफ्तार को बिल्कुल भी धीमा नहीं किया। उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। वो एक वेयरवुल्फ था जो अपने दोनों पैरों पर इतनी रफ्तार से भाग रहा था, शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं गाड़ी रोकूं। गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। बस गाड़ी चला रहा था। एक्सीडेंट का भी खतरा था, लेकिन गाड़ी को बहुत ही कंट्रोल करके चला रहा था।
वो वेयरवुल्फ लगातार मेरी गाड़ी के पीछे भाग रहा था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर मैं बिना डरे गाड़ी को चलाता रहा। मेरे गाड़ी तेज चलाने की वजह से मार्था की नींद टूट रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद वो वेयरवुल्फ पीछे से गायब हो गया। मैंने उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं दिखा। अपने गाड़ी के बैक मिरर से मैंने हर जगह देखा, लेकिन मैं गाड़ी नहीं रोका और लगातार न्यू हिल्स की तरफ गाड़ी चलाने लगा। न्यू हिल्स बस कुछ ही देर में आने वाला था। रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी कुछ देर के लिए डिसबैलेंस भी हो गई थी और वो पेड़ से लड़ते लड़ते बची थी। मजबूरन गाड़ी को रोकना पड़ा, लेकिन डर रहा था मैं। गाड़ी पेड़ से लड़ते हुए बची थी। मुझे गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड से रोकना पड़ा क्योंकि आगे पेड़ आने वाला था। तभी मार्था उठ गई। उसने मुझसे बोला कि आखिर मैं गाड़ी इतनी तेज़ क्यों चला रहा हूँ। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। उसने मेरे चेहरे को देखा कि मैं डरा हुआ हूँ। उसने मुझसे लगातार पूछने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद मैं गाड़ी को दोबारा अपने घर की तरफ ले जाने लगा, लेकिन बार बार मैं पीछे मुड़ के ही देख रहा था। मार्था मुझसे लगातार पूछे जा रही थी और मैं एकदम शांत था। कुछ देर बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने घर के सारे दरवाजे बंद किए और मार्था को ये सारी चीज़ें बताई। मार्था ने मुझसे यही पूछा कि मैंने उसे क्यों नहीं जगाया। मेरे पास कोई भी शब्द नहीं थे। मैंने मार्था से कहा कि शायद हमने यहाँ पर घर लेके गलती कर दी है, लेकिन हमने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स इस घर में डाल दी थी। हमारे पास वहाँ पर रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर हम वहीं पर ही रहे, लेकिन रात के वक्त मैं कभी भी उस एरिया में ट्रैवल नहीं करता था। और इस घटना के बारे में मैंने बहुत से लोगों को बताया, लेकिन उस दिन के बाद से वो क्रीचर मुझे नजर नहीं आया और न ही किसी और को। और ये मेरा कोई वहम नहीं था। वो क्रीचर कोई और नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ ही था जो मुझे और मार्था को मारने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, ये थी वेयरवुल्फ को देखे जाने की 3 घटनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।